नरेंद्र मोदी का जीवन एक संदेश की तरह है कि कोई भी काम कड़ी मेहनत और रणनीति के तहत किया जाए तो उसमें कामयाबी मिलती ही है। नरेंद्र मोदी ने जैसे बचपन से ही अपना लक्ष्य बना रखा था कि उन्हें जो भी करना है सिर्फ अपने देश और समाज के लिए करना है। नरेंद्र मोदी 2 साल के भारत भ्रमण के बाद वापस तो लौटे, लेकिन घर पर वह ज्यादा दिनों तक खुद को रोक कर नहीं रख पाए। वो 70 का दशक था जब देश में कांग्रेस की तूती बोलती थी। इंदिरा गांधी देश की सबसे ताकतवर नेता थी और तब आरएसएस ही कांग्रेस का खुलकर विरोध करने का दमखम रखती थी। नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया था कि अब वो समाज के लिए ही काम करेंगे। कहते हैं कि 1968 से 1970 के बीच मोदी देश भ्रमण पर रहे और जब वो वापस वडनगर लौटे तो कुछ दिन घर पर रहने के बाद फिर उन्होंने एक तरह से घर को हमेशा के लिए छोड़ने का मन बना लिया। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी वडनगर छोड़कर अहमदाबाद आ गए और अपने चाचा की कैंटीन में काम करने लगे। इस दौरान उन्होंने चाय भी बेची। तब उनका ठिकाना गीता मंदिर के पास था, जहां आरएसएस के प्रचारकों और स्वयंसेवकों का आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान उनका संपर्क वकील साहब यानी लक्ष्मण राव इनामदार से हुआ। लोग उन्हें वकील साहब कहते थे। वकील साहब वहां संघ के दफ्तर हेडगवार भवन में रहते थे और इसके अलावा यहाँ 10-12 लोग और रहते थे। तब वकील साहब ने ही नरेंद्र मोदी को कहा कि वो आकर यहाँ रहे। फिर नरेंद्र मोदी यहाँ आ गए और वहाँ रोज सुबह प्रचारक और दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए नाश्ता और चाय बनाते थे। इसके बाद शाखा चले जाते। कहते हैं कि लौटने के बाद पूरे मुख्यालय में झाड़ू पोछा और फिर अपने और लक्ष्मण राव इनामदार के कपड़े भी धोते थे। लक्ष्मण राव इनामदार मोदी के गुरु हो चुके थे। वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे और संघ कार्यकर्ता उन्हें वकील साहब कहकर पुकारते थे। तब लक्ष्मण राव इनामदार को गुजरात में संगठन का काम आगे बढ़ाने का जिम्मा मिला था और जब 1958 में वकील साहब वडनगर के प्रवास पर थे तब उन्हें बाल स्वयंसेवकों को संघ के प्रति निष्ठा की शपथ दिलानी थी। उन बाल स्वयंसेवकों की लाइन में तब 8 साल के नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। लक्ष्मण राव इनामदार के तब धारा प्रवाह गुजराती में दिए गए संबोधन को सुनकर मोदी उनकी वाक्पटुता के कायल हो गए और इसे नियति ही कहा जाएगा कि करीब 14 साल बाद 1972 में लक्ष्मण राव इनामदार ने ही नरेंद्र मोदी को संघ का प्रचारक बनाया। फिर क्या, अपने गुरु के सानिध्य में नरेंद्र मोदी सियासत संगठन के दांव पेच सीखने लगे। 1973 में नरेंद्र मोदी को सिद्धपुर में एक विशाल सम्मेलन आयोजित करने की जिम्मेदारी मिली, जहां संघ के शीर्ष नेताओं से उनका मिलना हुआ। उस समय अहमदाबाद सांप्रदायिक दंगों से जूझ रहा था। देश भर में लोग कांग्रेस से नाराज थे और इसी दौरान देश में इमरजेंसी भी हुई। तब कांग्रेस और इंदिरा के खिलाफ गुजरात से ही चिंगारी भड़की थी। नरेंद्र मोदी ने इसे बहुत नजदीक से देखा था और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपातकाल में जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, मोरारजी देसाई समेत तमाम नेता जेल में थे, इस दौरान मोदी ने पर्दे के पीछे रहकर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई और उन्हें भेष बदलकर छिपना भी पड़ा। नरेंद्र मोदी का कद अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उनकी संगठनात्मक कौशल को देखते हुए संघ ने उन्हें बड़ौदा जिले का विभाग प्रचारक बनाकर वडोदरा भेजा और फिर 1979 तक वे नादियाड, डांग और पंचमहल जिलों के संभाग प्रचारक बन गए। इस बीच 1984 में मोदी के गुरु लक्ष्मण राव इनामदार का निधन हो गया, लेकिन तब तक संघ में नरेंद्र मोदी के संगठनात्मक कौशल और काम की सराहना दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। यहाँ उनकी चर्चा होने लगी और उन्हें दिल्ली बुला लिया गया। नरेंद्र मोदी 1987 में भाजपा में शामिल हो गए। तमाम वरिष्ठ नेताओं ने नरेंद्र मोदी को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां दी। 1988-1989 के दौरान नरेंद्र मोदी को गुजरात भाजपा में महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। यही वो दौर था जब नरेंद्र मोदी का सियासी सफर बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। साल 1990 में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान अहम भूमिका निभाई। 1995 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। बाद में नरेंद्र मोदी 5 राज्यों के प्रभारी बनाए गए। फिर इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2001 में गुजरात में विनाशकारी भूकंप आया, जिसमें 20,000 लोगों की मौत हो गई। इसी बीच प्रशासनिक लापरवाही के हल्ले में तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की सत्ता चली गई। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और फिर नरेंद्र मोदी को अचानक दिल्ली से गुजरात भेजा गया और यही समय का पहिया ऐसा घुमा कि नरेंद्र मोदी गुजरात की सत्ता के शीर्ष पर बैठ गए, यानी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। तब मोदी के साथ जैसे यही 2002 में गुजरात में भयानक दंगा हुआ, जिसे गोधरा दंगा कहते हैं। इस घटना ने नरेंद्र मोदी को रातों रात सुर्खियों से विवादों में ला दिया। देश ही नहीं, दुनिया भर में उनकी आलोचना होने लगी, लेकिन वो टिके नहीं, बल्कि उन्होंने हिम्मत से काम लिया। इस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी। केंद्र सरकार में शामिल सहयोगी नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहते थे। बीजेपी में भी उनके धुर विरोधी चाहते थे कि वो किसी तरह से गुजरात की सत्ता छोड़े। तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात जाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ाया, जिसकी बहुत चर्चा।
लेकिन नरेंद्र मोदी को लाल कृष्ण आडवाणी का साथ मिला और उनकी सत्ता बरकरार रही। और उसके बाद जो हुआ, फिर नरेंद्र मोदी ने गुजरात ही में देश की सत्ता और सियासी गलियारे में इतिहास रचा और रचते चले गए। 2002 के बाद वो लगातार चुनाव जीतते गए और 13 साल तक लगातार गुजरात में मुख्यमंत्री रहे। इसी दौरान उनके गुजरात विकास मॉडल की देश ही नहीं दुनिया भर में चर्चा हुई, जिसने पहले उन्हें 2013 में बीजेपी की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार बनवाया और फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर ने बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की पटकथा ली, जिसने 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी ने अपने दम पर अकेले बहुमत हासिल किया और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये वो दौर था जब देश ही नहीं दुनिया ने नरेंद्र मोदी का लोहा माना और मोदी रातों रात दुनिया के सबसे दिग्गज नेताओं में शुमार हो गए। जो देश कल तक उनसे दूरी बनाते थे, वो मोदी से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाने लगे।